कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिटमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते। यावेळी मनी कंट्रोल मॅनेजिंग एडिटर नलिन मेहता यांनी त्यांची मुलाखत घेतली। या मुलाखतीत त्यांनी अनेकविध विषयांवर मनमोकळं उत्तर दिलंय। पाहूया। मेरे लिए तो एक प्रकार से एक्सटेंशन है। पहली जो मेरी इनिंग थी उसमें जो चीजें हमने की थी उन चीजों को कंप्लीट करने का पिछले 2.5 साल में हमको एक अवसर मिला और उसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश अब कर रहा हूं। हाँ, मुझमें खुद में एक अंतर मैं देखता हूं कि नाउ आई एम मोर काम एंड कंपोज्ड और पहले 5 साल में जो एक एंजाइटी होती थी वो मेरे लिए अभी बची नहीं है और पूरे फोकस के साथ अब मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस इनिंग में जो हमने 14 से 19 में नींव रखी थी, अब उस नींव पर महाराष्ट्र को बिल्ड करना ये हम लोग इस 5 साल में करके दिखाएंगे। एक्चुअली हम लोगों ने 2016-17 में पहली बार इस आइडिया को मूट किया, इस आइडिया को लोगों के सामने रखा कि महाराष्ट्र ये पहली $1 ट्रिलियन सब नेशनल इकोनॉमी बन सकती है। और पिछले समय हम लोगों ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की और उस काउंसिल में एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के उसके अध्यक्ष थे, अलग अलग सेक्टर के 20 सीईओज हमने उस काउंसिल में उनको सदस्यता दी और एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। हम लोग जानते हैं कि अभी देश में महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट कि जिसने ½ ट्रिलियन का मार्क पार किया है, बाकी सारे काफी दूर है। और अगर आप कोविड ईयर्स को अगर छोड़ दे तो हमारा CAGR 10% है और बिजनेस यूजुअल को छोड़कर थोड़ा और हम लोग इसको डेवलप कर पाए तो मुझे लगता है कि 2030 तक हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे। और उसी दिशा में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने इसमें जो सेक्शंस है वो तैयार किए हैं और उस दिशा में बड़ी तेजी के साथ हम जा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र की अपनी एक ताकत है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की और उस ताकत को हम लोग लिवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो एक अपनी रफ्तार में चलता है। आपका काम यानी सरकार का काम केवल गुड गवर्नेंस देना होता है। उस रफ्तार को हम नहीं तोड़े, इतना भी हमने कर लिया तब भी महाराष्ट्र आगे बढ़ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है यहां तक हम पहुंच पाएंगे। और विशेष रूप से आज जब हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने, AI ने जिस प्रकार से हमको अवसर दिए, उन अवसरों के कारण हम इसको एक्सीलरेट कर पाएंगे। FDI में तो ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि अभी तक FDI का हमारा जो रिकॉर्ड था वो 2016-17 का था, जिस समय हमको 1,31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था उस पूरे साल में। लेकिन पिछले 9 महीनों में ही हम लोगों को 1,39,000 करोड़ का निवेश ये FDI के माध्यम से आया है। तो हमने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे पीछे के जो 4 राज्य है, 3 राज्य है, उनकी टोटल भी हम मार ले पूरा उसको, मतलब उनको जो FDI मिला है उसकी टोटल भी कर ले तो उससे ज्यादा FDI ये महाराष्ट्र को मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लगातार बीच के अगर 2 साल छोड़ दे, जिस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, 2015 से हमने टॉप करना चालू किया FDI में और वो हम लगातार टॉप कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं इसका एक ही कारण है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो स्टेबिलिटी देखता है, वो वर्क कल्चर देखता है, वो हम लोग बिजनेस फ्रेंडली कितने वो देखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चीजें देखता है। इन सब चीजों पर हम लोगों ने बहुत वर्किंग किया है और उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि ये आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जितने इमर्जिंग सेक्टर्स है
ये सारे इमर्जिंग सेक्टर्स की पॉलिसीज हमने तैयार की है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। बड़े पैमाने पर ये पॉलिसीज तैयार की है और इन पॉलिसीज के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि बड़े पैमाने पर ये निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है। महाराष्ट्र डी फैक्टो फिनटेक कैपिटल भी है और डेटा कैपिटल भी है। फिनटेक कैपिटल इसलिए कि आज मुंबई, अगर आप देखिए हम जिस बीकेसी में बैठे हैं यहां पर फिनटेक में हुज हु ये इसी बीकेसी में है। और अभी हम लोगों ने एनपीसीआई को यहां जमीन दी है। एनपीसीआई अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर यहां बना रहा है। हम लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग जमीन दे रहे हैं, वो भी यहां पर आ रहा है। तो कुल मिलाकर फिनटेक में जो सारी हमारी इंटरनेशनल बैंक्स है वो सारी यहां पर है, इंटरनेशनल फंड्स है वो सारे यहां पर है। अलग अलग प्रकार की जितनी मुझे ऐसा लगता है कि फिनटेक की जो अलग अलग विधाएं हैं वो सारी आपको इस बीकेसी में या मुंबई में दिखाई पड़ती है। और साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि चूंकि अभी जो स्टार्टअप इंडिया का एक नया रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट ने 3 चीजें एक प्रकार से यहां पर अधोरेखित की है। पहली चीज, इन एब्सोल्यूट नंबर महाराष्ट्र स्टार्टअप कैपिटल, सबसे ज्यादा देश के स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में है। इन एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र इज नंबर 1 इन स्टार्टअप्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप का महाराष्ट्र में है। और इसके साथ साथ फिनटेक के सबसे ज्यादा स्टार्टअप ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी हमको देखने को मिलता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से ये फिनटेक कैपिटल डी फैक्टो है और धीरे धीरे बन भी रहा है। पहली बात तो यह है कि गुजरात अगर डेवलप होता है तो उसका भी मुझे आनंद है, आई एम वेरी हैप्पी। कर्नाटक भी होता है तो आई एम वेरी हैप्पी। जहां तक इन्वेस्टमेंट मेरे देश में आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूं। अब 10 स्टेट एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट उनके पास जाएगा, कोई हमारे पास आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो मैंने आपको एफडीआई के आंकड़े बताए, गुजरात में जितना एफडीआई आया उससे 3 टाइम्स ज्यादा हमारे आया है महाराष्ट्र में, 3 टाइम्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र was, is and will be the most favored destination for the investors। इसलिए एखादा प्रोजेक्ट गुजरात में चला गया तो गुजरात आगे चला गया, एखादा प्रोजेक्ट कर्नाटक चला गया तो कर्नाटक आगे चला गया, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र ही नंबर 1 है और महाराष्ट्र ही नंबर 1 रहेगा। गढ़चिरौली को माओवाद के लिए जाना जाता था और गढ़चिरौली का जिक्र जब होता था तो लोग माओवाद की बात करते थे। तो हमारे प्रशासन में किसी को सजा देनी है तो इसको गढ़चिरौली भेजो बोलते थे। इस प्रकार की गढ़चिरौली की स्थिति थी। बट नाउ गढ़चिरौली इज बिकमिंग द न्यू स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अब वहां पर जिस प्रकार से स्टील में निवेश आ रहा है, जिस समय मैं पिछले मेरे रेजिम में मैं चीफ मिनिस्टर के साथ साथ गृह मंत्री भी था, उस समय मैंने प्रयास किया, वहां पर पुलिस का संरक्षण दिया और माइनिंग की एक्टिविटी शुरू की। जब शुरू हुई तो माओवादियों ने भी विरोध किया, लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने शांति के साथ लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ माइनिंग को शुरू किया। धीरे धीरे लोकल कम्युनिटीज को उसका फायदा ध्यान में आया। परिणाम ऐसा हुआ कि आज हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी वहां पर और हमने ये कहा कि क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जो ओर, आयरन ओर गढ़चिरौली में है, हमारे देश का सबसे अच्छा है। द बेस्ट आयरन ओर इज इन गढ़चिरौली, ऐसा और ही कहीं नहीं है। और इसकी माइनिंग शुरू होने के बाद मैंने ये कहा कि इसको केवल एक कॉलोनी की तरह उपयोग मत लाइए, यहां पर एक पूरी स्टील की इकोसिस्टम तैयार होनी चाहिए। और उस समय हमने एक जगह वहां पर स्टील इंडस्ट्री के लिए दी। अभी अभी मैंने पिछले महीने उसका उद्घाटन किया और 25 मिलियन टन का एक और प्लांट अभी लॉयड के माध्यम से वहां लग रहा है। अभी अभी हम डावोस में थे तो हमने 25 मिलियन टन के प्लांट के लिए हम लोगों ने 30 मिलियन के, जो शायद देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा, उसके लिए हमने जेएसडब्ल्यू के साथ एक एमओयू किया है
और वो भी वहां पर करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। और ऐसे कई एक और हम लोगों ने वहां पर बड़ा प्लांट, उसका भी हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। तो एक प्रकार से पूरी इकोसिस्टम ये वहां पर तैयार हो रही है और आने वाले दिनों में देश की सबसे बड़ी स्टील कैपेसिटी ये गढ़चिरौली में हमको देखने को मिलेगी। तो अभी तक जिस गढ़चिरौली को हम लोग माओवादियों के लिए जानते थे, अब वो स्टील सिटी एंड स्टील हब ऑफ इंडिया हो रहा है। हम गढ़चिरौली में एक नया एयरपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। हमने गढ़चिरौली को समृद्धि महामार्ग से एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो माइनिंग है, इसका एक कॉरिडोर तैयार करके सारा और कैसे ट्रांसपोर्ट हो सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो गढ़चिरौली से लेकर तो जालना, जो कि जालना में एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा एक इकोसिस्टम है, और इतना ही नहीं तो कोकण तक हम लोग इस ओर को ले जाने के लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड पाइपलाइन का भी निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बदलाव आज गढ़चिरौली में हम देख रहे हैं। और इसका परिणाम ऐसा है कि धीरे धीरे नॉर्थ गढ़चिरौली से नक्सलवाद माओवाद खत्म हो गया। साउथ गढ़चिरौली में मात्र 2 तालुकों में वो बचा है, लेकिन वो भी अगले 1 साल में हम खत्म कर देंगे। भेद नहीं है, हमारे मीडिया को जब कोई खबर नहीं मिलती तो वो खबर बना देते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड खबरें हैं। हम तीनों लोग एक साथ मिलकर राज्य को चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मुझे मीडिया में देखने को मिलता है कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने एकनाथ शिंदे के काम पर स्टे दे दिया। मैंने आज हमारे हाउस में भी बताया कि भाई स्टे देने के लिए मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं, मैं तो काम करने वाला आदमी हूं। इसलिए ये सारी खबरें जो है, ये खबरें थोड़ी मैन्युफैक्चर्ड है, थोड़ी एक प्रकार से कलर्ड है और थोड़ी मोटिवेटेड भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैंने कई लोगों को ये बताया कि अभी शिंदे जी का एक अपना व्यक्तिमत्व है। उनके व्यक्तित्व में आप देखिए वो धीर गंभीर रहते, मैं हंसते हुए रहता हूँ, वो धीर गंभीर रहते, गंभीरता उनके चेहरे पर है। अब जब तो मुख्यमंत्री थे तब भी गंभीर होते थे, तब किसी ने कहा कि शिंदे जी हंसते क्यों नहीं, ये गंभीर क्यों है। अब मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका चेहरा दिखाते, देखिए शिंदे जी हंसी नहीं रहे, ये शिंदे जी नाराज ही है। अरे भाई कोई आदमी अगर चेहरा ही उनका अगर गंभीर है तो हंसते हुए कैसे दिखेगा। अब मेरे चेहरे पे गंभीरता कम रहती है तो लोग ये कह सकते हैं कि गंभीर ही नहीं, आदमी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, प्रत्येक हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, उस हिसाब से उनका भी व्यक्तित्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साथ में है। देखिए फोन पे हम लोग साठगांठ की बात नहीं करते। अभी 60 नहीं और गांठ नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए कि कोई साठगांठ नहीं है। मैं आजकल बड़ा बच के बात करता हूं क्योंकि पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर होता है, कब क्या हो जाए। और पिछले 5 सालों ने तो हमको ये सिखा दिया कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के साथ कभी भी जा सकता है, इसलिए बड़ा बच के बात करता हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनारियो मुझे दिखाई पड़ता है, जो हमारी दिशा दिखाई पड़ती है, उसमें अब शरद पवार जी के साथ या उद्धव जी के साथ हमारा कोई गठबंधन हो सकता है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। बहुत खराब नहीं थे। हाँ, ये बात जरूर है कि बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मकाम आया था जिस समय एक प्रकार से पॉलिटिकल विरोधी की जगह दुश्मनी, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो रही थी। हम लोगों को भी टारगेट किया गया, लेकिन मैंने चुनकर आने के बाद पहली ही सभा में या पहले भाषण में ये कहा कि मैं बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए आया हूं। इसलिए मैं बदला नहीं लेना चाहता, मैं बदलाव करना चाहता हूं, मैं संवाद करना चाहता हूं। मेरा फोकस ये एक प्रकार से डेवलपमेंट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो एक रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप है। फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में हम लोग आज भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे में इतनी दूरियां नहीं है कि हम बातचीत ही नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि सही समय उन्होंने मेरा फोन उठाया होता तो अलग बात होती, लेकिन उद्धव जी ने फोन ही नहीं उठाया तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। बट अभी वो भी मेरा उठाते हैं, मैं भी उनका उठाता हूं।